नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद चलिए सीधा रुख करते हैं लोकसभा का, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। क्या कुछ कह रहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जरा सुनिए। क्योंकि हम इस हकीकत को समझते थे कि कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, उनके पास संख्या बल है। सरकार यदि चल रही है तो सरकार चलने देना चाहिए। सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त है, इसीलिए हम लोगों ने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कभी भी कोशिश हम लोगों ने नहीं की। हमारा यह मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी अहमियत होती है, विपक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए, उसके भावनाओं की इज्जत की जानी चाहिए। और इसीलिए जबकि बहुत सारे लोगों का यह विचार था कि साहब अनावश्यक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, विपक्ष के लोग भी जानते हैं यह सरकार बहुमत सिद्ध करने में कामयाब होगी, हमारा विश्वास का प्रस्ताव गिर जाएगा। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हम सब लोगों ने उनके साथ यह बैठकर फैसला किया, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भी अहमियत होती है। विपक्ष की यदि इच्छा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए तो हमें अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करनी चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदया, इस संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं जानता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के लोग दिल से भले ही स्वीकार करें, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जन सामान्य के सामने इस हकीकत को स्वीकार नहीं करेंगे कि दुनिया का हर व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करता है कि विगत 4-4.5 वर्षों से लगातार जो हमारी सरकार चली है, हमारे प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। भारत की प्रतिष्ठा को एक ऊंचाई दिलाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इतना ही नहीं, आज जो हम संसद में यहां पर खड़े हैं, यदि हम पिछले 30 वर्षों के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें अध्यक्ष महोदया, या तो 30, 32, 34 वर्ष पहले किसी राजनीतिक पार्टी को इसी भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था, या अब 4 वर्ष पहले जाकर किसी राजनीतिक पार्टी को इसी भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। बीच में किसी भी राजनीतिक पार्टी को संसद में कभी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यह भी एक ऐतिहासिक पक्ष है जिस हकीकत को हमको समझना चाहिए। कभी भी किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में आजाद भारत के इतिहास में कभी भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, और पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ है। यह अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले मित्रों को इस हकीकत को समझना चाहिए। किस नेतृत्व के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? जिस नेता के ऊपर सारे देश का विश्वास है, जिस नेता जिस देश के प्रधानमंत्री की जिस देश के प्रधानमंत्री के अपील पर गिव इट अप योजना के अंतर्गत देश के हजारों करोड़ों लोगों ने रसोई घर पर जो हमारा ये एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, उस पर प्राप्त होने वाली सब्सिडी को छोड़ दिया पूरी तरह से। हम उस नेता के प्रति अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए हम यहां पर बैठे हैं। इतना ही नहीं, जो यहां पर सीनियर सिटीजन्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स को भी जो ट्रेन में एसी में चलने की सुविधा प्राप्त है थी, उसमें से लगभग लाखों की संख्या में ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन्स रहे जिन्होंने कि प्रधानमंत्री की अपील पर उन्होंने एसी की यात्रा जो करना उन्होंने बिल्कुल से फोरगो कर दिया, उसका जो है परित्याग कर दिया। तो ऐसे नेता जिसकी अपील जनसामान्य में इतनी बड़ी है, उसके विरुद्ध आज हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। नोटबंदी की बात की गई और यह बताया गया अध्यक्ष महोदया कि नोटबंदी के कारण कितना बड़ा भारत की अर्थव्यवस्था में क्यास पैदा हो गया है, कितनी बड़ी अराजकता पैदा हो गई है। जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं और मैं इस देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, भले ही तात्कालिक स्तर पर इस जनता को कष्ट क्यों न उठाना पड़ा हो अध्यक्ष महोदया, लेकिन नोटबंदी के बाद इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता ने
थोड़ा बहुत कष्ट यदि उठाना पड़ा तो उठाया नोटबंदी के फैसले के कारण, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देकर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनाई। यानी इस संबंध में अपना विश्वास, प्रधानमंत्री का जो यह फैसला था उसके प्रति उत्तर प्रदेश की जनता ने भी उस समय विश्वास व्यक्त किया। ऐसा उसके बाद कई राज्यों में हुआ है। और अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहता हूं, उसके लाने वाले लोगों पर कम से कम जनता का विश्वास नहीं है। Please go to your seat. This is not the way. You will have to listen. It is not only for AP. No. Please go to your seat. Yes, let him speak. Let him speak there. No. Sorry. Please go to your seat. Please. अध्यक्ष महोदया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसको लाने वाले लोगों पर जनता का विश्वास कितना है, सहज में ही इसका अनुमान कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूं कि कई राजनीतिक दलों ने मिलकर हमारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की यह कोशिश की है, लेकिन मैं जानता हूं जिन राजनीतिक दलों ने मिलकर यह अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर, यह हमारी सरकार के ऊपर लाने की कोशिश की है अध्यक्ष महोदया, उनका भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। और नेतृत्व का भी जहां तक सवाल है, जिस गठबंधन की चर्चा हो रही है, बहुत राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन की जो चर्चा हो रही है, मैं अध्यक्ष महोदय मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इस गठबंधन में नेतृत्व की चर्चा यदि हो जाए तो आप यह मान लीजिए कि गई भैंस पानी में, एक ऐसे हालात यहां पैदा हो जाएंगे, सारा का सारा गठबंधन यह पूरी तरह से टूट जाएगा। और मैं मानता हूं ये सभी जानते हैं जिन लोगों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है अध्यक्ष महोदया, उसको लेकर भी हमारे मित्रों के मन में पूरी तरह से विश्वास नहीं है। और जानते हैं इस हकीकत को कि उनके द्वारा लाया गया यह अविश्वास प्रस्ताव इस सदन का विश्वास किसी भी सूरत में हासिल नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदया, मैं दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की ओर मैं संसद का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि संसद के बड़े प्रमुख लोगों ने भी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन जो कुछ भी है बिल्कुल आईने पर पूरी तरह से साफ है अध्यक्ष महोदया। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के अर्थशास्त्री ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि दुनिया की इंटरनेशनल एजेंसी भी सच्चाई को स्वीकार कर रही हैं। इस समय विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो हमारे और आपके कंट्री यह भारत की है, तभी स्वीकार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदया। जीडीपी की ग्रोथ रेट का जहां तक प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी ने कहा है और आईएमएफ ने भी कहा है कि इस सच्चाई को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आज भारत की इकोनॉमी जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, यह 2019 और 2020 के इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.8% से भी ऊपर जा सकती है। यह देश की बड़ी बड़ी इकोनॉमी अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है और इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी इस सच्चाई को कहा है। हमारे कई मित्रों ने इस बात को भी कहा कि हमारा भारत 4 वर्ष पहले दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में था, 9th नंबर था उसका, 9वें स्थान पर वो हमारा यह देश खड़ा था अर्थव्यवस्था की साइज के हिसाब से। लेकिन आज ये हमारे लिए कम गौरव की बात नहीं है अध्यक्ष महोदया कि 4 वर्षों के अंदर जो भारत 9वें स्थान पर था, आज विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में वो 6ठे स्थान पर आकर खड़ा हो गया अध्यक्ष महोदया। तो क्या इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और इस सरकार को बधाई नहीं दी जानी चाहिए? और आज जितना मैं भी विज्ञान का छात्र हूं, मैं भी साइंस का छात्र हूं और इकोनॉमिक्स भी जो थोड़ी बहुत जानता हूं, उस आधार पर मैं यह बात मैं कह सकता हूं अध्यक्ष महोदया, इस हकीकत को भी नकारा नहीं जा सकता है कि 2030 आते आते जो हमारा भारत आज दुनिया की टॉप 5-6 इकोनॉमीज में है, 2030 आते आते दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, इन्वेस्टर्स का जहां तक सवाल है, बहुत सारे ऐसे मेजर रिफॉर्म्स हमारी राजनीतिक पार्टी ने किए हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स भी हमारी सरकार ने किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मैं कह सकता हूं कि आज विश्व के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन यदि कोई देश बना है दुनिया में तो हमारा और आपका देश, यह भारत बना है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे हालात बने हैं। आज हमारे सामने जो भी हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, लंबे समय तक आप लोगों ने सरकार चलाई है। मैं आपकी सरकार के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा। आंकड़े बोलते हैं, आंकड़ों को देखकर हकीकत समझी जा सकती है। क्या यह सच नहीं? 10 वर्षों तक पिछली आपकी लगातार सरकार चली है। जीडीपी ग्रोथ रेट से बराबर रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई हुआ करता। आज क्या हो गए हैं? आज वो सारे इंडिकेटर्स बदल गए हैं। आज जीडीपी की ग्रोथ रेट ऊपर है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन उससे कम है, और कभी कभी तो ऐसे हालात पैदा हो गए कि जीडीपी की ग्रोथ रेट की रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाफ है। ऐसे हालात पैदा हो गए। और मैं कह सकता हूं बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है, वह सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस समय पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हैं। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और सारी दुनिया के लिए इस समय कोई भी कंट्री एक ब्राइट स्पॉट के रूप में है इन्वेस्टर्स के लिए, तो भारत है। यह बात भी मैं अध्यक्ष महोदय विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। यहां तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रश्न है, मित्र सारे मैं जानता हूं, हमारे एक नौजवान मित्र असम से जो यहां पर बैठे हैं, गौरव गोगोई, और मैं जानता हूं कि अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में भी अच्छी तरह जानते हैं। आज तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जहां तक सवाल है, वो $150 बिलियन इस समय हमारे देश में हुआ। $150 बिलियन। या कोई छोड़िए, यदि मैं चर्चा करूंगा तो बात बहुत आगे तक जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 2-3 बातें और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का सवाल है, मोबाइल फैक्ट्रीज, यह 4 वर्ष पहले बामुश्किल 2-3 इस देश में हुआ करती। 2-3 भी नहीं, 2। और अध्यक्ष महोदय, आज ये हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे देश में 4 वर्ष के अंदर ही 120 से अधिक जो है मोबाइल फैक्ट्रियां हमारे देश में काम कर रही हैं। और एक विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री सैमसंग फैक्ट्री, आपने देखा होगा कि मान लिया आपको, बच चलो मान लिया। चलिए मान लिया समाजवादी पार्टी ने लाया, मान लिया कांग्रेस, सुनिए, मान लिया कांग्रेस पार्टी ने लाया, सबने लाया, लेकिन आपने देखा कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर उसकी कैपेसिटी को इन्हांस कराने का काम यदि की सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, इस सच्चाई को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में इन्वेस्टर्स के लिए भारत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन क्यों बना है? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी हम तेजी के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में धांधली हो रही थी, और विशेष रूप से रियल एस्टेट को भी पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यह भी हम लोगों ने बनाई है। इतना ही नहीं, जो भगोड़े बड़ी चर्चा होती थी, पहले भी यहाँ का धन लूट कर लोग बाहर चले जाते थे। अध्यक्ष महोदय, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो होते थे, उनके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई करने का बिल पहली बार यदि किसी सरकार ने पास कराने की कोशिश की है तो हमारी सरकार ने की है। अभी कल ही पास हुआ है यहाँ पर लोकसभा में। मैं याद दिलाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री 30 वर्ष पहले के स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि जब हम 100 पैसा भेजते हैं विकास के लिए
तो धरातल पर पहुंचते पहुंचते 16 पैसा रह जाता है। 16 कहा था, बाद में 15 हुआ था, पहले 16 कहा था, 16 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज हमारी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जिन लोगों तक जो सब्सिडी जितनी पहुंचनी चाहिए पूरी की पूरी वह सब्सिडी लोगों तक पहुंचे, इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का जो सहारा लिया है उसका भी पूरा का पूरा लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, भारत की प्रतिष्ठा की बात मैंने कही है। मैं जानता हूं कुछ लोगों को यह लगा होगा कि भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ गई है। कैसे मैं यह दावा कर रहा हूं? तथ्य तो मैंने कई दिए हैं, लेकिन एक तथ्य और देना चाहता हूं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम की मैं बात यहां पर करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदया, चीन जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन भी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का मेंबर नहीं है, बल्कि 4 वर्षों के अंदर इस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम की मेंबरशिप पाने में यदि किसी देश ने कामयाबी हासिल की है तो अध्यक्ष महोदया हमारे और आपके देश भारत ने वह कामयाबी हासिल की है। इसलिए भारत की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि विपक्ष के मित्र हमारे इस समय कुछ संशय की स्थिति में, संशय, सस्पिशन, डाउट है। गठबंधन को लेकर भी संशय बना हुआ है। एक यदि गठबंधन हो गया तो आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, इसको भी लेकर जो है संशय बना हुआ है। इसका नेता कौन होगा, इसको भी लेकर संशय बना हुआ है। और नीतियों को लेकर तो संशय बना हुआ है, लेकिन कभी कभी वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं अपने मन को। आऊंगा, आई एम कमिंग, आ रहा हूं। आप बैठ जाओ, मैं आ रहा हूं। आपको संशय, अब मैं आ रहा हूं। और मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया, This is not the way he is हमारे Home धर्म Minister शास्त्रों of में कहा India. गया, It is not that. मैं आ रहा हूं, मैं बोलूंगा। वैसे करोगे तो Please, no. He is Home Minister India. No, he is not from only for Andhra Pradesh. No, I know. This is not the way. I know that. This is not the way. You will have to speak for whole of India. अध्यक्ष महोदया, Go to your seat. Please go to your seat. सुनो, खड़े रहो आराम से। Please, what is this? Why all of you are going there? What is it? ऐसा करना नहीं, उनको बुलाओ। Please listen. 1 minute. What is this happening? I'm sorry. Kota Narsimanji, please go to your seat. Everybody go to their seat. Please. No. This is not a way. I'm sorry. Please. The House stands adjourned to meet again at 4:30.
तो यहाँ पर आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। और अभी के लिए जो स्पीकर महोदय हैं उन्होंने हाउस को एडजर्न किया है और एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी 4:30 बजे। तो राजनाथ सिंह के संबोधन के दौरान हंगामा हुआ है और उस दौरान अब सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है 4:30 बजे तक के लिए। तो विश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। लोकसभा में राजनाथ सिंह अपना संबोधन दे रहे थे और इसी बीच हंगामा यहां पर बरपा और इसी हंगामे के बीच में सदन की कार्यवाही को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो विश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी रहेगी। इससे पहले आपको बता दें राजनाथ सिंह अपना संबोधन दे रहे थे और उसी दौरान हंगामा बरपा और इसके बाद 4:30 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। और चलिए बात करेंगे जयपुर में बीजेपी का महामंथन। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। 2 दिवसीय बैठक थोड़ी देर में ही शुरू होगी। सीएम राज्य और प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी इसका उद्घाटन करेंगे और बैठक से पहले पदाधिकारियों के साथ बैठक जारी है। तोतुका भवन में बैठक चल रही है। प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।